हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी ट्रांसमिशन एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक है, जल्दी से खत्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। राइट, तो पहले ये छोटे छोटे टॉपिक दो कवर कर लेते हैं। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है? हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वहां पे फंड्स की एलोकेशन के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना हमारी आरबीआई की, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके टूल्स क्या है, वो सब हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करती है इन द एलोकेशन ऑफ फंड्स। लेकिन अब देखो, मॉनेटरी ट्रांसमिशन में क्या चीज आती है? मॉनेटरी ट्रांसमिशन में आता है हमारा जो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एमएसएफ, बैंक रेट, ये जो पॉलिसी रेट्स होते हैं ये सब आते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन में। मतलब कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसके जो लैंडिंग रेट्स होते हैं, जो बैंक्स के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं लैंडिंग रेट्स, राइट। अब बात ये आती है कि जो लैंडिंग रेट्स होते हैं ना बैंक्स के, वो डिपेंड करने चाहिए आरबीआई के पॉलिसी रेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, बैंक रेट, जो कि हमारी आरबीआई डिसाइड करती है, अनाउंस करती है। सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई, राइट। तो ये जो रेट्स आरबीआई के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं इनको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन, राइट। इसको बोला जाता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हमारा जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन सिस्टम है ना वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आरबीआई को बहुत सारे रीसेंट ईयर्स में इसमें कंसर्न देखने को मिल रहे हैं हमारे जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन रेट्स है उसके अंदर। अब दिक्कत क्या है कि उसमें होता क्या है कि जो लैंडिंग रेट्स है ना उनमें, और रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, जो भी ये रेट्स होते हैं आरबीआई के, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए आरबीआई ने भी कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि आरबीआई बेस रेट लेकर आई, एमसीएलआर लेकर आई, बेंचमार्क रेट्स लेकर आई, सो दैट कि जो लैंडिंग रेट्स है वो आरबीआई के जो पॉलिसी रेट्स है उनके साथ मैच कर सके। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन को लेकर ये 3 अकाउंट्स जो है उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो रेट स्ट्रक्चर है, दूसरा क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट है, तीसरा है टर्म स्ट्रक्चर। अब इन तीनों चीजों में क्या आ रहा है? रेट स्ट्रक्चर में क्या आता है? रेट स्ट्रक्चर में देखा गया कि जो आरबीआई के रेट्स है, जैसे रेपो रेट हो गया और बैंक का जो लैंडिंग रेट है जिसको बोलते हैं एवरेज वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट, WALR, वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट। वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट क्या होता है? जिस रेट पे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है वो आम जनता को पैसा दे रही है या किसी भी कंपनी को पैसा दे रही है, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट। मतलब आगे पैसा मार्केट में घुमा रही है जिस रेट पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट्स। अब ये जो वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट है और जो रेपो रेट है, इन दोनों में गैप बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली है कि यहाँ इन दोनों के बीच में जो गैप है ना ये 5.25% तक है। मतलब रेपो रेट और जिस रेट पे बैंक्स आगे मार्केट में पैसा घुमा रही है। अब आरबीआई जो है वो रेपो रेट क्यों सेट करती है? रेपो रेट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जिस रेट पे आरबीआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट, राइट। अब होता क्या है, आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करती है मार्केट में लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग, सो दैट कि लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा सके। लेकिन बैंक्स क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ये अपने इंटरेस्ट रेट में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं करती जिस अकॉर्डिंग रेपो रेट जो चेंज होता है। वैसे यूजली क्या होना चाहिए कि रेपो रेट अगर 1% से कम हो रहा है तो जो लैंडिंग रेट है वो भी 1% से कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर रेपो रेट 1% बढ़ रहा है तो जो लैंडिंग रेट है वो भी 1% बढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा होता है। रेपो रेट 1% बढ़ा, लैंडिंग रेट 3-4% बढ़ा देते हैं। रेपो रेट 1% कम हुआ, लैंडिंग रेट में कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। रेट स्ट्रक्चर जो है जो आरबीआई के साथ मैच नहीं कर रहा बैंक्स का।
तो जो क्रेडिट स्प्रेड है, क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, रेपो रेट और जो लैंडिंग रेट्स है बैंक्स के, वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट्स, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। अब ये जो था, ये इसमें कितना देखने को मिला डिफरेंस, 5.25% का, कि जो लैंडिंग रेट है वो रेपो रेट से 5% to 5% हाई चल रहा है। तो यहां पे फिर दिक्कत आ रही है बैंक्स को। फिर सेकंड हमने देखा टर्म स्ट्रक्चर। टर्म स्ट्रक्चर में क्या है कि पॉलिसी रेट्स कट हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ इन्होंने यहाँ पे देखा कि जो पॉलिसी रेट्स चेंज हो रहे हैं, पॉलिसी रेट्स में कट आ रहा है, कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स है और जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। राइट, शॉर्ट टर्म कौन से हो गए, जैसे 64 डेज के ट्रेजरी बिल्स हो गए। राइट, लॉन्ग टर्म कौन से हो गए, मोर देन 1 ईयर, जैसे 10 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने 2020 का डाटा है, याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है ये वाला डाटा, ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। तो 2020 में इन्होंने देखा कि जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो कितने हैं, 5.3%, और लॉन्ग टर्म कितने हैं, 6.6%। पॉलिसी रेट कट हुए तो उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ा, और 2019 में ये ज्यादा थे, 20 में कम हो गए। पॉलिसी रेट्स के साथ जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स थे वो भी कम हुए हैं। राइट, तो टर्म स्ट्रक्चर में बेसिकली एक टर्म देखी जाती है, राइट, और उस टर्म को असेस किया जाता है। तो उसके लिए हमारी जो आरबीआई थी वो एक ऑपरेशन ट्विस्ट भी लेकर आई थी। तो ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ये सारी चीज़ों को असेस किया कि टर्म स्ट्रक्चर में और जो आरबीआई के पॉलिसी रेट्स है उन दोनों में कैसे डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। राइट, फिर नेक्स्ट आता है क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ में इन्होंने क्या देखा कि 2019-20 में और 2020-21 की अगर हम बात करें, 2019 के अंदर ही इन्होंने ये एक देखा है, डाटा लिया है 2019 दिसंबर का और अप्रैल का, 2019 के अंदर ही दिसंबर का और अप्रैल का। अब दिसंबर में जो पॉलिसी रेट्स है वो डिक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू अप्रैल। नॉर्मली क्या है, इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं पॉलिसी रेट्स। जो क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 2000 अप्रैल के अंदर 12.9% थे और दिसंबर के अंदर कितने हो गए, 7.1% रह गए। और ये जो क्रेडिट ग्रोथ रही है सर्विस सेक्टर के लिए या एमएसएमई के लिए, ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं कम हुई है। और इवन के जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, एमएसएमई है, उनके लिए ये जो क्रेडिट ग्रोथ है इस टाइम पीरियड में ये क्या देखने को मिली है, नेगेटिव में चली गई थी यहाँ पे। राइट, तो ये था मॉनेटरी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LMF भी बोला जाता है। और ये जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, इसका जो प्रोविजन था वो आरबीआई लेकर आई थी 2014 के अंदर, टू चेक वोलेटिलिटी इन द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। राइट, तो यहाँ पे बैंक्स ने देखा कि कैसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल की जो नीड्स है बैंक्स की, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, मार्केट में कैसे हम जो वोलेटिलिटी है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आरबीआई कुछ गाइडलाइंस लेकर आई थी। तो गाइडलाइंस में आरबीआई ने क्या बताया कि अगर बैंक्स की जो रेपो बोरोइंग्स है, बैंक्स पैसा रेपो रेट पे आरबीआई से लेती है, बट उसकी एक अपर लिमिट होती है। अगर वो अपर लिमिट, जो अपर सीलिंग भी जिसको बोलते हैं रेपो बोरोइंग की अपर लिमिट पूरी हो जाती है, तो उसके बाद भी आरबीआई जो है जो बैंक्स है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, वो आरबीआई से पैसा ले सकती है। कितना ले सकती है, एनडीटीएल का 1% आरबीआई से बोरो कर सकती है। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि जो एनडीटीएल का 1% बैंक्स बोरो कर रही है, उसमें से 0.25% तो वो रेपो रेट पे बोरो करेगी, रेपो ऑपरेशंस पे, और बाकी का बचा जो 0.7% है वो टर्म रेपो पे बोरो करेगी। अब रेपो और टर्म रेपो में क्या डिफरेंस है, डेज का डिफरेंस है। जो रेपो रेट पे होता है वो ओवरनाइट के लिए भी हो सकता है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो टर्म रेपो है इसकी फिक्स टर्म है, 7 डेज होगा या 14 डेज होगा या फिर 28 डेज होगा। राइट, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर जो है कमर्शियल बैंक्स की अपर सीलिंग, जो अपर लिमिट है रेपो बोरोइंग की, वो क्रॉस हो जाती है, तो उसके बाद भी जो बैंक्स है वो एनडीटीएल का 1% बोरो कर सकती है, जिसमें से 0.25% रेपो ऑपरेशंस में होगा और बाकी का 0.75% जो है वो टर्म रेपो पे बोरो कर सकती है। राइट,
इसके अलावा अगर ये रेपो रेट वाली लिमिट भी क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद भी बैंक के पास एक ऑप्शन होता है। क्या होता है कि बैंक्स एनडीटीएल का 1% बोरो कर सकती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, ओवरनाइट के लिए, 1 डे के लिए। ये भी फैसिलिटी बैंक्स को दे रखी है इमरजेंसी टाइम के लिए, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लास्ट में, लेकिन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो थोड़ा हाई होता है एज कंपेयर टू रेपो रेट, राइट। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म रेपो का कॉन्सेप्ट भी आरबीआई लेकर आई थी फरवरी 2020 में। तो ये एक एक्स्ट्रा विंडो दी गई थी हमारी बैंक्स को कि एक जो अपर कैप रेपो ऑपरेशंस का पूरा हो जाता है तो उस केस में लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस बैंक्स जो है यूज कर सकती है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, LTRO जिसको बोलते हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब ये जो टर्म रेपो का कॉन्सेप्ट है ये क्यों लेकर आई है आरबीआई? स्टेबिलिटी के लिए, सो दैट कि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे, राइट। तो इसीलिए टर्म रेपो, क्योंकि यूजुअली रेपो पे क्या होता है, ओवरनाइट के लिए बैंक्स बोरो कर रही है, 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, 4 डेज के लिए। तो टर्म रेपो में एक फिक्स टर्म हो जाती है कि बैंक्स या तो 7 डेज के लिए बोरो करेगी, या फिर 14 डेज के लिए, या फिर 28 डेज के लिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।